हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने कोड को और ज़्यादा प्रोफेशनल लुकिंग बना सकते हैं। चाहे हम इंटरव्यूज़ के अंदर बैठकर डीएसए के सवाल सॉल्व कर रहे हैं या फिर हमारे जो एचआर हैं, हमारे जो रिक्रूटर हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट्स का कोड खोलकर बैठे हुए हैं। दोनों ही केसेस में सिर्फ कोड का चलना काफ़ी नहीं है, कोड को जिस तरीके से लिखा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे इंटरव्यूअर पर, क्योंकि वो दिखाता है कि हमें कोडिंग का कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे कन्वेंशंस हैं, कई सारे ऐसे रूल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो कोड लिखते टाइम फॉलो होती हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, इस जो कैंडिडेट है इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोड को अच्छे तरीके से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिखने का। इसीलिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दो स्ट्रैटेजीज एंड उन स्ट्रैटेजीज को हम भी अपने इंटरव्यू के अंदर, अपने कोडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर शो करें। अब ये ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो शायद आपने पहले भी नोटिस की होगी, क्योंकि कभी कभार हम रियलाइज करते हैं एज ए बिगिनर कि हम जो कोड लिख रहे हैं वर्सेस हम ट्यूटोरियल में किसी को अगर कोड लिखते हुए देख रहे हैं इंस्ट्रक्टर को, या फिर अगर हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जाके कोड पढ़ रहे हैं, तो वो जो कोड होता है वो हमारे कोड से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ज़्यादा रीडेबल तरीके से, बेटर तरीके से लिखा होता है। तो हम आज जानने वाले हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके हम भी अपने कोड को और ज़्यादा बेटर लुकिंग बना सकते हैं। अब इसमें से सबसे पहली स्ट्रैटेजी जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे, दैट इज वेरी सिंपल। द स्ट्रैटेजी इज, इट्स द जीरो स्ट्रैटेजी कॉल्ड कीप इट सुपर सिंपल, और ये काफ़ी वेल नोन स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी का बेसिक मतलब है कि हमें ज़बरदस्ती अपने कोड के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं लिखनी, उसको अनरीडेबल नहीं बनाना। अगर कोई चीज़ नॉर्मली हमारे इफ़ एल्स से सॉल्व हो रही है, ये एक रीडेबल कोड है जिसके अंदर हमने नॉर्मली अपनी कंडीशंस को चेक किया है और हम काम कर रहे हैं। अब इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने का एक तरीका होगा कि इस तरीके की जो कंडीशंस हैं उन्हें हम ज़बरदस्ती अपने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने सेम लॉजिक को लिखा है। अब एज अ बिगिनर हमें लग सकता है अरे वाह, ये तो एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा हमने लॉजिक लिख दिया, जबकि यहाँ पे तो मल्टीपल लाइंस यूज हो रही हैं। बट लॉजिक को सिर्फ एक लाइन में समेटना काफ़ी नहीं होता। अच्छे प्रोग्रामर्स वो होते हैं जिनका कोड सिर्फ मशीन नहीं बल्कि ह्यूमंस भी समझ पाएं, और आपका कोड जितनी जल्दी आपके इंटरव्यूज़ के अंदर समझ पाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसीलिए सिर्फ एक लाइन के अंदर कोड लिखने वाली ये जो स्ट्रैटेजी है ये गलत है अगर इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लाइन ऑब्वियसली पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू द सिंपल इफ एल्स थिंग। तो इसीलिए टर्नरी ऑपरेटर जैसी चीज तो हम तभी यूज करेंगे जब बहुत ही सिंपल वन लाइनर हमें कुछ लिखना हो और एक सिंगल कंडीशन चेक करनी हो, और बाकी सारे केसेस में हमें कोशिश करनी है कि हम अपने कोड के अंदर एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड ना करें और उसे जितना सिंपल हो सकता है टू अंडरस्टैंड उतना सिंपल बना रहे हो। ये सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर के लिए नहीं, फंक्शंस, क्लासेस, आप कुछ भी कोड के अंदर लिख रहे हैं उन सारी चीजों के लिए अप्लाई करता है। सेकेंड स्ट्रैटेजी जिसे हम यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग मॉड्यूलर फंक्शंस। प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा एक फंक्शन एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो सही रहता है। जब भी हम फंक्शंस के अंदर बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो वो गलत स्ट्रैटेजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आई हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन कॉल्ड बल्कि। इसके अंदर मैं अपने एरे को इनपुट भी ले रही हूँ, उस एरे से मैं एवरेज भी कैलकुलेट कर रही हूँ, उस वैल्यू को मैं रिटर्न भी कर रही हूँ। तो मल्टीपल काम है जो हम एक ही फंक्शन के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब हमें ऐसा लगे कि हमारे फंक्शंस के अंदर हम बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई नहीं, उन फंक्शंस को टुकड़ों में डिवाइड कर दो, उनको मल्टीपल फंक्शंस के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, और यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्पर फंक्शंस का। जैसे हमें पता है हमें एक फंक्शन के अंदर एरे की वैल्यूज को इनपुट लेना है, ठीक है, बट जो एवरेज कैलकुलेट करने वाला काम था कोई नहीं, हमने उसे अपने हेल्पर फंक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब ये हेल्पर फंक्शन किसी भी एरे को लेगा और उसका एवरेज कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर देगा। तो इस हेल्पर फंक्शन का एक ही काम है एवरेज कैलकुलेट करना, इस फंक्शन का एक ही काम है इनपुट लेना एरे को और फिर दूसरे फंक्शन को कॉल करके उसका एवरेज कैलकुलेट करा लेना। तो इस तरीके से हेल्पर फंक्शंस को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है स्पेशली आपको डीएसए के सवालों में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, और उन टॉपिक्स के अंदर जहां हमारा कोड बहुत लंबा होता है। जैसे ग्राफ्स के अंदर कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमारे पास सवाल आता है तो सवाल का छोटा कोई पार्ट होता है कि हम डीएफएस करके देखें या हम बीएफएस करके देखें या हम कुछ और करके देखें, कनेक्टेड कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करके देखें। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है उन्हें हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें हम शिफ्ट कर सकते हैं टू हेल्पर फंक्शंस। तो हम मॉड्यूलैरिटी लेके आ रहे होते हैं अपने कोड के अंदर। या फिर एन क्वींस का अगर आपने सवाल देखा होगा बैक ट्रैकिंग वाला, तो इसमें अगर आपको चेक करना है कि कोई भी जो हमारा बॉक्स होता है चेस बोर्ड के ऊपर वो विजिटेड था या नहीं था, तो इस विजिटेड चेक करने के लिए अलग से एक फंक्शन बना लो। तो पूरा लॉजिक एक फंक्शन में लिखने की बजाय हमें उसे टुकड़ों में बांटना चाहिए, और इसी को हम कोड में मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। तो मॉड्यूलर फंक्शंस लाने की हमें कोशिश करनी है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जिसके बारे में शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा, दैट इज टू गिव योर आइडेंटिफायर्स मीनिंगफुल नेम्स। यानी जितने भी आप वेरिएबल्स बना रहे हो, जितने भी आप फंक्शंस बना रहे हो, जितनी भी आप क्लासेस बना रहे हो, उनके
नाम को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो एक्चुअली क्या वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, या फंक्शन के नाम को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि वो काम क्या कर रहा है, क्लास के नाम को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो किस तरीके का डेटा स्टोर करा रही है, किस तरीके के मेथड्स उसके अंदर हैं। तो इसीलिए मीनिंगफुल नाम देना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू दिस इज वन ऑफ द फ्यू हिंट्स जिसको इंटरव्यूअर, जिसको जो भी रिक्रूटर है, सबसे पहले शायद देख रहे होंगे, और इसके बेसिस पे वो जज कर लेंगे आपको कि हाँ, अगर आपने अपने वेरिएबल्स के नाम ABCD XYZ रखे हैं तो उन्हें डेफिनेटली क्लियरली पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को कोडिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोशिश करो, चाहे आप DSA का सवाल कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा आपके वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने वेरिएबल बना दिया int a = 25, कुछ पता नहीं चल रहा है ये a क्या है, इस वैल्यू का क्या मतलब है, इज दिस अ रैंडम नंबर, इज दिस सिग्निफाइंग समथिंग, देयर इज नो हिंट। हमने एक फ्लोट वेरिएबल बना दिया, हमने एक स्ट्रिंग बना दी x, बट देयर इज नो मीनिंग एज सच। पर हम अपने वेरिएबल्स को मीनिंग दे सकते हैं उनके नाम के थ्रू। जैसे 25 जो वैल्यू है, दिस इज समबडीज एज, ये जो वैल्यू है ये किसी आइटम का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस है। ये जो चीज़ है ये किसी व्यक्ति का नाम है, कोई रैंडम स्ट्रिंग नहीं है। ये जो फंक्शन है ये हमारे लिए सम कैलकुलेट करता है, रैंडम फंक्शन ABC नहीं है। तो इसीलिए सारी चीज़ों के जो आप नाम दो अपने कोड के अंदर, वो मीनिंगफुल नेम्स होने चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जिसको हम फॉलो कर सकते हैं वो है टू राइट बेटर कमेंट्स। दो यहाँ पे केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है कि हमने बहुत ही सारे कमेंट्स लिख दिए अपने कोड के अंदर, अननेसेसरी रैंडम कमेंट्स हमने लिख दिए, ऐसे कोड के लिए कमेंट्स लिख दिए जिसको ज़रूरत ही नहीं है कमेंट्स की। वो एक बहुत ख़राब सिचुएशन है एंड स्पेशली आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर देगी। सेकेंड केस हमारे पास होता है हमने कोई कमेंट्स नहीं लिखे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड, क्योंकि कई बार कोड के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं जिनको एक्सप्लेन आपको करना होता है फॉर दोज हु आर रीडिंग योर कोड। इसीलिए कमेंट्स को हमें थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखने, बहुत कम भी नहीं लिखने। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कोड के अंदर एक फंक्शन बनाया गेट डाइस नंबर। इस पूरे के पूरे कोड के बेसिस पे आई एम ट्राइंग टू जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 6, जो मेरे डाइस का फेस बनने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम जिसने शायद मान लो जावास्क्रिप्ट ना पढ़ी हो या जिसको ना पता हो math.random क्या करता है, math.floor क्या करता है, उन्हें शायद क्लियरली नहीं समझ में आएगा कि इस कोड का, इस लाइन का क्या मतलब है। तो उसके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने कॉमेंट लिख दिया दैट व्हाट डज दिस फंक्शन डू, इट रिटर्न्स अ रैंडम डाइस नंबर, 1 से 6 से लेके कोई रैंडम डाइस का नंबर ये रिटर्न करता है। बट वहीं पे मेरे पास अगर दूसरा एक फंक्शन है सम नाम से, जिसमें a और b दो वेरिएबल्स आ रहे हैं और ये क्या रिटर्न कर रहा है a + b, तो किसी ने अगर बेसिक कोई भी लैंग्वेज, चाहे किसी ने C पढ़ी हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो, जावा पढ़ी हो, C++ पढ़ी हो, पाइथन पढ़ी हो, शायद किसी ने अगर 2 दिन भी प्रोग्रामिंग करी होगी और फंक्शंस का नाम सुना होगा, तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन के लिए मुझे इस तरीके का कोई कॉमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एन अननेसेसरी कॉमेंट, जबकि ये कॉमेंट थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि हो सकता है कि आपको मैथ या रैंडम के बारे में ना पता हो, इफ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड। तो इस तरीके से कमेंट्स को थोड़ा सा हमें स्लाइटली बैलेंस करके चलना होता है। कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं, सिंपल चीजों के लिए अननेसेसरी कमेंट्स नहीं लिखते। एक यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप दूंगी, इफ यू आर डूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, चाहे आप किसी इंटर्नशिप या किसी फुल टाइम जॉब के अंदर जाके कर रहे हो, चाहे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ये स्पेशली प्रोजेक्ट्स के लिए है, ये DSA के सवालों के लिए इतना ज्यादा नहीं है। जब भी प्रोजेक्ट के अंदर मान लो हम कोड लिख रहे हैं और हमें मान लो बाद में कोई फीचर डेवलप करना है, तो उसके लिए हम कोड के अंदर एक कमेंट छोड़ सकते हैं टू डू लिखकर। वी कैन राइट टू डू एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं बिल्ड अ बटन फॉर लॉगिन। इस तरीके से हम फ्यूचर के लिए भी कमेंट्स छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई मान लो आपका कोड पढ़ रहा होगा तो उन्हें क्लियरली पता होगा कि आपका इंटेंशन था कोड के अंदर आपको 2-3 फीचर्स और बिल्ड करने हैं। उसके लिए क्या किया, आपने प्रोफेशनल तरीके से एक अपना कमेंट लिख के छोड़ दिया। इसके अलावा मान लो आप आइडेंटिफाई करते हो आपके कोड के अंदर कुछ बग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, ये डेवलपमेंट स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कमेंटिंग से रिलेटेड, और वो बग, वो प्रॉब्लम आपको बाद में सॉल्व करनी है, अभी नहीं सॉल्व करनी। तो उसके लिए भी प्रोफेशनल तरीके से एक कमेंट छोड़ने का तरीका होता है फिक्स मी। आपने लिख दिया फिक्स मी और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम थी आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरीके के कमेंट्स भी आप लिख सकते हो व्हाइल यू आर डेवलपिंग समथिंग। वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो ऐप भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ वेल नोन स्ट्रैटेजी ऑल ओवर द इंडस्ट्री, दैट इज टू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इसको शॉर्ट में हम ड्राई भी कहते हैं। ड्राई का कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी कोड में आपको ऐसा फील हो ना कि बार बार कोई ऐसी चीज़ है जो रिपीट हो रही है, तो क्या करो, उसको कोशिश करो आप एक जगह लिख के उसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना दो। फॉर एग्जाम्पल हमें बार बार अपने कोड के अंदर
एक एरे का एवरेज कैलकुलेट करना पड़ रहा है। फॉर सम रीज़न हमने ऐसा कोई वेबसाइट बनाई है, कुछ बनाया है, या हम अपना डीएसए का कोई सवाल कर रहे हैं जिसमें एक ऐसा काम है जो एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, बार बार 3-4 बार या 2-3 बार भी हमें करना पड़ रहा है। तो उसे 2-3 बार करने के लिए हमें 2-3 बार कोड नहीं लिखना, उसको क्या करो, एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दो और फंक्शन को बार बार हमें कॉल करना है। तो इस तरीके से हम रीयूजेबल कॉम्पोनेंट्स, मैं इसे लिख भी देती हूँ, रीयूजेबल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, विच आर बेसिकली फंक्शंस, विच आर बेसिकली क्लासेस अपने कोड के अंदर। इसका मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही बेसिक होगा, मैनी कैरियर डे टू डे लाइफ में आप फेस करोगे, बट ये काफ़ी बेसिक सा एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसा कोड बनाया जो सर्कल के लिए उसकी सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट करता है, एरिया भी कैलकुलेट करता है। एक आपने फंक्शन बनाया एरिया, ये सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है और ये क्या करता है, रेडियस लेता है एज एन इनपुट। तो रेडियस इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई वेरिएबल है कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड एरिया क्या होता है, यहाँ ये फंक्शन रिटर्न करेगा, एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो ये हमने अपना कोड लिख दिया जो एरिया कैलकुलेट कर रहा है। इसी तरीके से हम एक और कोड लिख देंगे, एक और फंक्शन लिख देंगे जो हमारे लिए सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहा है, सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे भी हमारे पास रेडियस आएगी, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे रिपीटेशन में एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये जो पाई वाला वेरिएबल है कांस्टेंट है, बल्कि ये कांस्टेंट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको रिपीट करवाने की बजाय व्हाट यू कैन डू इज, इसे हम यहाँ पे कॉमन एक वेरिएबल बना सकते हैं। इट कैन बी अ ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि पाई क्या है, पाई तो मैथ का एक कांस्टेंट ही होता है। तो इसे डायरेक्टली फिर आप यहाँ पे जाके यूज कर सकते हो दोनों फंक्शंस के अंदर, तो इसको आपको रिपीट नहीं करना पड़ा। वंस अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, बट जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर आप इसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो, कई बार आपको डेवलपमेंट करते टाइम वेबसाइट पे अपना URL नाम की कोई चीज़, अगर कोई लिंक स्टोर करना है, या आपको अपनी API की स्टोर करनी है, जो API की मान लो आप API कॉल्स में बार बार यूज़ कर रहे हो, तो उसे हर फंक्शन के अंदर अलग वेरिएबल में डिफाइन करने की बजाय उसे हम एक ही जगह डिफाइन करते हैं। आइडियली हमें उसे अपनी .env फाइल के अंदर डिफाइन करना चाहिए, बट जनरली एक ही बार डिफाइन करते हैं और उसे फिर मल्टीपल जगह एज ए वेरिएबल हम यूज़ कर लेते हैं। यही सेम चीज़ हम किसी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी डोंट हैव टू रिपीट आवरसेल्फ। जहां देखे कोड के अंदर रिपीटेशन हो रही है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि उस रिपीटेशन को हम मिनिमाइज कर रहे हो। इसका एक और गुड एग्जांपल होगा कि कई बार हमारे कोड के अंदर लाइब्रेरीज की फॉर्म में हम अपने कोड को स्टोर कर सकते हैं। तो छोटी छोटी आप लाइब्रेरीज बना लो ऑफ रीयूजेबल कोड, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लो ऑफ रीयूजेबल कोड। तो ये ऐसी चीज है जो शायद हमें एक दिन के अंदर नहीं समझ में आ जाएगी, एक दिन के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बट आप जितनी ज्यादा से ज्यादा कोडिंग करोगे तो आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि कब मेरे कोड के अंदर रिपीटेशंस आती है और उसे किस तरीके से मुझे मैनेज करना है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑफ कंसिस्टेंट केसिंग। आपने केसेस के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लेते हैं। केसेस होता है बेसिकली अपने वेरिएबल्स को या फंक्शन के जो नाम है उनको डिफाइन करने का तरीका। हम अपने फंक्शन के जो नाम लिखते हैं, हम अपने वेरिएबल्स के जो नाम लिखते हैं, हम अपने क्लासेस के जो नाम लिखते हैं, उन सबको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अपने आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए 4 सबसे पॉपुलर केसेस हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। एक होता है कैमल केस। कैमल केस में मान लो आपके पास 2 नाम है, तो उन्हें कैसे लिखते हैं, 2 वर्ड नेम को हम फर्स्ट जो वर्ड होता है उसको तो स्मॉल रखते हैं और सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल रखते हैं, और इसके बाद अगर कोई और वर्ड भी आएगा साथ में तो उसको भी हम कैपिटल रखेंगे और सारी चीज़ों को जोड़ के रखते हैं। तो अगर हमें किसी वेरिएबल का नाम टोटल सम रखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, किसी फंक्शन का नाम लिखना होगा गेट एवरेज तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो कैमल केस सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है प्रेफर्ड होता है इंडस्ट्री के अंदर, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा जिन लैंग्वेजेस के अंदर कैमल केस प्रेफर्ड होता है उनमें से एक जावास्क्रिप्ट है। आप जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हो, अपने वेरिएबल्स के नाम, फंक्शंस के नाम कोशिश करो आप कैमल केस में लिखो। ऑलरेडी जो इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं जावास्क्रिप्ट में या फिर जावा में या फिर C++ में, वो सारे के सारे भी कैमल केस के अंदर होते हैं। तो हम भी वही कन्वेंशन अगर फॉलो करेंगे तो इट विल बी अ गुड थिंग। अगर आप C के अंदर भी कोड कर रहे हो तो भी कैमल केस इज अ गुड चॉइस। सेकंड जो हमारे पास चॉइस होती है दैट इज स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है, सारे के सारे जो हमारे वेरिएबल के वर्ड्स होते हैं वो हम स्मॉल के अंदर लिखते हैं और उन्हें सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर का। ये जो कोडिंग प्रैक्टिस है ये आपको जनरली पाइथन के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप पाइथन के अंदर कोड कर रहे हो, ट्राई टू यूज स्नेक केस। तो वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो इनबिल्ट भी होती हैं, लाइब्रेरीज हो गई, वो सारी की सारी आपको स्नेक केस के अंदर जनरली दिखेंगी। थर्ड हमारे पास होता है पैस्कल केस। पैस्कल केस के अंदर सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वेरिएबल्स के, फंक्शंस के, वो सारे कैपिटल होते हैं। और ये प्रैक्टिस हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम किसी क्लास को लिखते हैं। तो क्लासेस, अगर आप इनबिल्ट क्लासेस भी देखोगे तो वो भी क्या होती हैं, वो पैस्कल केस में होती हैं। दिस
ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर और उसके अंदर जितने भी वर्ड हैं सारे कैपिटल लेटर से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो मैंने कोड आपको दिखाया math.random, तो ये मैथ क्या है? मैथ एक क्लास है और ये क्लास कौन से लेटर से स्टार्ट हो रही है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो इन्होंने किसको यूज़ किया है? इन्होंने अपने पैस्कल केस को यूज़ किया है, जिसको हम भी यूज़ कर सकते हैं क्लासेस डिफाइन करते हुए. चाहे आप C++ में क्लासेस लिख रहे हो, चाहे आप जावा में लिख रहे हो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो. फोर्थ होता है कबाब केस. कबाब केस में हम हाइफन से जनरली चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं और सारी की सारी चीज़ें हमारी लोअर केस में होती हैं, स्मॉल लेटर्स में हो रही होती हैं सारी चीज़ें. इसे जनरली अगर आपको कोड के अंदर URL वगैरह जैसा कुछ डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो एक और बड़ी टिप, जहाँ भी आप किसी भी केस को यूज़ करो, मान लेते हैं मुझे एक वेबसाइट बनानी है और उसके लिए आई पिक कैमल केस, तो कोशिश करनी है पूरी की पूरी कंसिस्टेंटली सारे के सारे वेरिएबल्स, सारे के सारे फंक्शंस के नाम आपके कैमल केस के अंदर ही होने चाहिए. अगर आप DSA के सवाल सॉल्व कर रहे हो, DSA करते टाइम यू कैन चूज एनी केस यू वांट, बाकी मैं आपको कैमल केस सजेस्ट करूंगी, पर वो भी एक बार आपने कोई केस पिक कर लिया तो सारे के सारे वेरिएबल्स एंड फंक्शंस नेम आपके कैमल केस में ही होने चाहिए. ऐसे नहीं करना कुछ स्नेक केस में लिख दिया, कुछ कैमल केस में लिख दिया, तो इस तरीके से जंबल नहीं करना. कंसिस्टेंसी आप जितनी रखोगे ना, दैट मेक्स योर कोड ईजी टू रीड, that makes your code easy to understand and that makes your code impressive for anybody who is reading it. तो वो चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है. कंसिस्टेंसी, सिंपलनेस जितनी आएगी कोड के अंदर पढ़ने में उतना इंटरव्यूअर को मज़ा आएगा, जितना इंटरव्यूअर को मज़ा आएगा उतने आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट चीज़, लास्ट चीज़, 7th चीज़ जिसको हम कर सकते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंडेंटेशन. अब इंडेंटेशन सोच के हमें लग सकता है इंडेंटेशन तो ऐसी चीज़ है जो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के अंदर काम आएगी. हमारे लिए क्या है, हम तो कहीं भी सेमीकोलन लगा के कहीं से भी नई लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता. जितना अच्छा आपका कोड देखने में लगेगा उतना इट विल बी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इंडेंटेशन का मतलब होता है प्रॉपर स्पेसिंग, कि आप अच्छे तरीके से स्पेस दे रहे हो. स्पेसिंग में 2 तरीके की स्पेसिंग होती है जो लोग चूज करते हैं. एक तो होता है कि हर बार जो आप नेस्टिंग कर रहे हो, नेस्टिंग के एग्जांपल्स हो गए, एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखना, एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिखना. उसमें या तो आप 2 स्पेसेस चूज कर सकते हो, नहीं तो आप 4 स्पेसेस चूज कर सकते हो. दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो. बाकी आई जनरली लाइक 2 स्पेसेस एट वन टाइम. तो इसमें जब भी आप नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा नेस्टिंग की जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर 2 स्पेसेस का गैप होना चाहिए. उसके अंदर भी अगर आप नेस्टिंग कर रहे हो तो 4 स्पेसेस, उसके अंदर कर रहे हो तो 6 स्पेसेस, एंड इस तरीके से. इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ एक फॉर लूप. तो फॉर लूप लिखने के लिए आई कैन राइट फॉर लेट i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इसे n कर लेते हैं. तो इस तरीके का अगर मैंने फॉर लूप लिखा तो मेरी जो नेक्स्ट लाइन होगी या तो वो 2 स्पेसेस के बाद स्टार्ट होगी, या फिर जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ console.log hello, तो इस तरीके से ये जो मेरी लाइन है या तो ये 2 स्पेसेस के बाद स्टार्ट होगी या फिर ये 4 स्पेसेस के बाद स्टार्ट होगी. जो चाहे आपकी मर्जी है, यू कैन पिक 2, यू कैन पिक 4, बट अगेन कंसिस्टेंसी दिखानी है. एक बार 2 पिक कर लिया तो थ्रू आउट द कोड, अगर कोड के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं तो भी कोशिश करो आप 2 ही कर रहे हो, या अगर आपने एक बार 4 स्पेसेस पिक किए तो हम 4 स्पेसेस ही कर रहे हैं. अगर लेट्स सपोज इसके अंदर आई डिसाइड टू राइट अ इफ लूप, इफ आंसर इज इक्वल टू येस, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे प्रिंट करवाना है. तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे 2 स्पेसेस का गैप आएगा, यहाँ भी 2 स्पेसेस का गैप आएगा, तो ये 2 + 2 टोटल हमारा 4 स्पेसेस का गैप हो जाएगा. तो इस तरीके से इंडेंटेशन आपको प्रॉपर रखनी है अपने कोड के अंदर. ये ज़रूरी नहीं आप पाइथन के अंदर कोड कर रहे हो, आप चाहे जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, आप चाहे C++ में कर रहे हो, चाहे आप C में कर रहे हैं, चाहे आप जावा के अंदर कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर करो, बट कोड लिखने का तरीका हमारा प्रॉपर होना चाहिए. एंड एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ जो स्पेशली मुझे बहुत ख़राब लगती है, इफ़ आई सी इट समवेयर, इट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस. वैसे तो जब भी हम अपनी इफ़ कंडीशन लिखते हैं, लेट्स सपोज हम कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ आंसर इज इक्वल टू येस, तो कई बार हमारे कोड में हमें पता है कि हमें ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें कुछ सिंगल लाइन लिखना है. जैसे console.log hello, इस तरीके का अगर मुझे लिखना है बिना अपने करली ब्रेसेस लगाए हुए, तो इस तरीके से अगर हम कोड लिखेंगे दिस इज कंप्लीटली फाइन, इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा और ये गलत भी नहीं है, सिंटैक्स वाइज बिल्कुल सही है. बट कई जगह कई वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और कई इनफैक्ट कंपनीज की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये लिखा जाता है. मैं आपको बता सकती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल के अंदर जब मैंने अपने प्रोजेक्ट्स किए थे, मैंने अपना काम किया था, तो वहाँ तो दोनों की डॉक्यूमेंटेशन में ये एडवाइस था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, चाहे सिंगल लाइन हो इफ के बाद, चाहे मल्टीपल लाइन में हम कोई काम कर
कर रही हूँ। तो हमेशा इन कर्ली ब्रेसेस को आपको प्रेफर करना है, चाहे हम इफ़ लिख रहे हूँ, चाहे हम एल्स लिख रहे हूँ, चाहे हम फॉर लूप बना रहे हूँ, फॉर लूप के अंदर हम सिंगल सा काम कर रहे हो, कोशिश करनी है यू ऑलवेज हैव टू राइट दीज कर्ली ब्रेसेस। दिस इज़ अ रियली गुड साइन दैट यू आर अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर और आपको कोडिंग करने का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर अच्छा कोड लिखने का आपको एक्सपीरियंस है। तो ये वैसे तो छोटी छोटी चीज़ें लग सकती हैं, पर अगर इनको आप अपनी डेली लाइफ के अंदर, डेली कोडिंग के अंदर प्रैक्टिस करोगे, दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लुकिंग लाइक अ मोर प्रोफेशनल, अ मोर एक्सपीरियंस डेवलपर, अ मोर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, जो आपके डेफिनेटली सिलेक्ट होने के चांसेस को भी इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं। अब मैं ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं कह रही कि हमें लॉजिक नहीं आता कोड लिखने का, बट हम कोड लिखने का सही तरीका लिख लें तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये होती है कि आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए। चाहे आपका डीएसए का इंटरव्यू राउंड हो रहा है, चाहे आप डेवलपमेंट में कुछ कर रहे हो, चाहे आप कुछ और कर रहे हो प्रोग्रामिंग के अंदर, लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सवाल सॉल्व करने से भी एक और लेवल अप हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज का हमारा कंप्लीट सेशन था। तो आई होप कि कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग में किस तरीके से कोड लिखना चाहिए उससे रिलेटेड हमें भी कुछ कुछ नई एडवाइसेस, नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जिन्हें हम ज़रूर अपनी जो डेवलपर वाली लाइफस्टाइल है या जो अपना डीएसए स्टूडेंट वाला लाइफस्टाइल है उसके अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। एंड इसके अलावा डीएसए से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।